नमस्कार सबको मेरी तरफ से। बहुत सारी किताबें हम सब पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा साहित्य हम पढ़ते हैं, लेकिन राजीव रंजन जी की ये किताब भी एक नई आई है पुस्तक, साक्षी है समय। ये क्या है, इसको कैसे लिखा गया है, ये उपन्यास है और अश्वत्थामा के साथ महाभारत और वर्तमान तक की महागाथा। इसका जो प्रथम खंड है ये मेरे हाथ में है अभी, प्रथम भाग। जितना मुझे समझ में आया है इस बुक को पढ़ने के बाद में, वामपंथ ने इतिहास के साथ कैसे छेड़खानी की, वामपंथ की उस छेड़खानी को बयान करने का, उसे आपको बताने का राजीव जी ने इस साक्षी है समय में प्रयास किया है। राजीव जी, आप अगर हैं तो नम- मेरा आपको प्रणाम। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए, इस परिचय के लिए। धन्यवाद तो मैं आपको बोलूंगी, ये बुक 375 पेज है। इसके जो आवरण पृष्ठ है, जो इसका कवर पेज है, उस पर ही लिखा है साक्षी है समय, अश्वत्थामा के साथ महाभारत और वर्तमान तक की महागाथा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पुस्तक को, इस उपन्यास को लिखने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको कि सब लोगों ने अंधों का हाथी बना रखा है। अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को कोई सूंड बता रहा है, कोई कान छू रहा है तो सूपा बता रहा है, कोई पैर छू रहा है तो खंबा बता रहा है, कोई पूंछ छू रहा है तो सांप बता रहा है। और इस तरीके से इतिहास की इतनी अधिक व्याख्याएं हो गई और इतना अधिक उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और उसके साथ इस तरीके की राजनीतियां की गई हैं कि बहुत आवश्यक है हम पात्रों के माध्यम से तथ्यों को, सत्यों को सामने लेकर के आए, ये पाठकों के सामने रखने का प्रयास करें कि उस कालखंड में जो घटनाएं हुई, जिन पात्रों ने उन घटनाओं को जिया या जिन पात्रों के माध्यम से वो घटनाएं संपादित हुई, उनका मनोविज्ञान क्या था, वो किस तरीके से सोच रहे थे। क्योंकि जब एक लेखक लिख रहा होता है तो वो उन पात्रों के मनोविज्ञान में प्रवेश करता है, वो उन पात्रों को जीता है और जब उन पात्रों को जीता है तो वो समझने की कोशिश करता है कि वो पात्र उस समय उन परिस्थितियों में क्या सोच रहे होंगे, क्या करना चाहते होंगे और तब हम बहुत बेहतर तरीके से समय की व्याख्या कर सकते हैं। जब मैंने जी। इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतना समन्वयकारी समाज भारतीय समाज है, लेकिन उनका इतिहास जो है उतना ही जहरीला है या बना दिया गया है। तब मुझे लगा कि भारतीय इतिहास का यदि हम उपन्यासीकरण करें, उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करें, तो हो सकता है कि हम अपने इतिहास को अच्छी तरीके से सामने रखने में सफल हो सकते हैं। एक प्रयास मैंने किया है, लेकिन इसमें मुझे एक बड़ी बाधा आ रही थी। अगर एक कालखंड लेते हैं तो हर कालखंड का एक कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है। अगर मैं इतिहास लिख रहा हूं और मैं 4-5-6 हजार साल का कालखंड ले रहा हूं तो मेरे पास ऐसा कोई पात्र है ही नहीं जो इन 5-6 हजार सालों तक जो है जीवित रह सकता हो या इन 5-6 हजार साल में हर घटना के बीच में वो कहे कि हाँ मैं हूं। मेरी पदस्थापना कुछ समय पहले खंडवा के पास थी और वहां असीरगढ़ जो है, मैं वहां गया तो असीरगढ़ के किले में मुझे एहसास हुआ कि ये वो जगह है और यहाँ पर मुझे वो पात्र जी। मिल रहा है जो पात्र जो है इतिहास को एक लंबे कालखंड को जोड़ सकता है। वे थे अश्वत्थामा। जन मान्यता भी है कि अश्वत्थामा आज तक महाभारत आज भी। काल से जीवित हैं और तब हर कालखंड में, चाहे वो मौर्यों का कालखंड हो, चाहे वो मुगलों का कालखंड हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, जब भी हम कहें कि कोई पात्र है तो अश्वत्थामा हाथ उठा के कह सकते हैं कि हाँ मैं हूं और मैंने उस समय से लेकर के आज तक को समग्रता से देखा है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने, जो आपका लेखक की तरफ से जो मेरी बात होती है, भूमिका होती है, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि हमें क्यों लिख रहे हैं, मैंने उसको पढ़ डाला और मैंने जी ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। उसके बाद मैंने इसको आगे पढ़ा और मैंने दोबारा जब पढ़ा तो आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पर जो लोग भी हमें देख रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगी, अगर आप इसको पढ़िएगा, जो चीज, जो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतिहास की अपनी राजनीति है। विचारधाराओं ने अतीत के दृष्टिकोण परक व्याख्या करते हुए सत्य असत्य के भेद को धुंधला दिया है। अतीत के चरित्र यदि बोल पाते तो अपने समय की कैसी व्याख्या करते। कितने ही अनकहे पात्र हैं जो शिलालेखों, ताम्र पत्रों से निचोड़ कर लिखे गए विवरणों में घुट गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्वाग्रह की गुफा के भीतर ठूस कर बाहर से पत्थर लगा दिया गया। अगर इसकी मैं व्याख्या करने बैठो तो मैं इन 4 लाइनों की 4 पेज में व्याख्या कर सकती हूँ। दोस्तों, ये बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वामपंथ ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, इतिहासकारों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। इतिहास क्या केवल वही है जो किताबों में लिखा गया? एक लाइन कह के मैं अगले सवाल पे आऊंगी राजीव जी के साथ, जो उन्होंने लिखा है, कदाचित मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना आवश्यक है, परंतु क्या विचार विशेष को घटनाक्रमों का अपने मैनिफेस्टो के अनुरूप सरलीकरण अथवा जटिलीकरण करने का अधिकार है? मतलब राजीव जी, जो मुझे समझ में आया, मैंने इसको दोबारा पढ़ा, मैंने अंडरलाइन किया कि जो बात हम हमेशा कहते हैं, आपने वहीं से मेरी बात के जरिए इसकी शुरुआत करी है कि हम अपनी सुविधा अनुसार, अपने एजेंडे के तहत, अपना जो मैनिफेस्टो है, और वो हम कौन है? वो लोग जिन्होंने इतिहास लिखा। मेरा एक सवाल था आपसे इसी पर, इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा पाठकों का? प्रशांति जी, आपने जो लाइन कोट की, मुझे लगता है कि वही इस उपन्यास को लिखने के पीछे मेरा मुख्य
उद्देश्य था। इतिहास को मैनिफेस्टो के अनुसार लिखा गया है। वामपंथी इतिहासकार खुलकर कहते हैं कि इतिहास का वामपंथीकरण, वामपंथी इतिहास लेखन की शैली यही रही है कि उन्होंने पिक एंड चूज किया है। उन्होंने समग्रता से इतिहास को न देखने की कोशिश की, न ही अलग अलग कालखंडों की उस तरीके से समाजशास्त्रीय विवेचनाएं प्रस्तुत की जिस तरीके से की जानी चाहिए, जिसमें निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण गुण है। जहां मैनिफेस्टो, जहां एजेंडा, जहां विचारधारा इतिहास को अपने तरीके से अपनी दिशा में ले जाती है, वहां आपको ताल ठोक कर वही कहना होता है जिसके लिए लाल झंडा आपको निर्देशित कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है पाठकों के सामने इतिहास के भिन्न भिन्न विमर्श रखे जाने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 100 बार बोला गया झूठ सच हो जाए। जी, जी, राजीव जी, जैसे अश्वत्थामा का हम नाम लेते हैं, अश्वत्थामा की हम बात करेंगे तो जाहिर तौर पे महाभारत का एक कैरेक्टर है। आपने भी महाभारत से ही शुरुआत करी है और बीच में अशोक, चाणक्य और जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अभी तक हुए हैं, उनमें से कुछ को आपने टच किया है। मेरा आपसे एक सवाल है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म को आपने एक जगह पर विस्तृत किया है और वहां पर ये डिस्कशन है कि भाई वो जन्म क्यों हुआ, धृष्टद्युम्न का नाम धृष्टद्युम्न क्यों पड़ा, द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य क्या था। वहां पर एक जगह पर एक पासिंग रिमार्क में ही लिखा गया है कैरेक्टर के थ्रू, इतिहास षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। राजीव जी, मैंने आपकी किताब को पढ़ने के बाद इसकी रेफरेंस देखे और मैंने देखा कि आपने 150 के आसपास पुस्तकों के रेफरेंस लिए हैं। तो मैं फिर से दोस्तों अपने सारे पाठकों से, जो अभी लोग हमको देख रहे होंगे यहाँ पे, उनसे कहना चाहूंगी कि ये उपन्यास तो है, लेकिन ये उपन्यास के जरिए आपके दिमाग के ना कुछ और पटल खोलेगा। तो राजीव जी, आपने रिसर्च की, एक ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे जो इस उपन्यास में पहली बार लिखी गई है? प्रशांति जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन जिन चीजों को हमारे यहाँ मिथक बता करके या कल्पना बता करके इतिहास की पुस्तकों में छोड़ दिया गया है, मैंने कोशिश की है कि वो तारतम्य धीरे धीरे उनको जोड़ दिया जाए। जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इस उपन्यास को लिखने के पीछे जो मेरा पूरा कथानक है, 2 तरीके से इस पूरे कथाक्रम को आगे ले जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ इतिहास के छात्र हैं जो असीरगढ़ के किले में पहुंचते हैं कथानक के अनुसार, और वहां पर आसपास की जनश्रुतियां उनको ये पता चलता है कि अश्वत्थामा इस किले में रोज आते हैं और प्रातः जो है यहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर है, वहां पर वो पूजा करके जाते हैं। तो विद्यार्थी रात भर वहां रुकने का प्रयत्न करते हैं, और जब वो लोग रात को रुकते हैं वहां पर, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण अश्वत्थामा को वहां पर आना होता है, वो प्रकट होकर के आते हैं। मैंने इतिहास के छात्र इसलिए रखे ताकि उनके सामने सवाल इतिहास के हों, प्रश्न इतिहास का हो, और वहां जो कुछ भी विमर्श हो रहा है वो इतिहास से संबंधित हो। अश्वत्थामा जब इन छात्रों के समक्ष आते हैं और एक संवाद की स्थिति बनती है, तब 2 कालखंड एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक कालखंड वह जिसको अश्वत्थामा ने जिया, और दूसरा कालखंड वह जिसमें वर्तमान समय है। इन छात्रों के पास किताबी ज्ञान है और अश्वत्थामा के पास एक लंबा कालखंड जो उन्होंने देखा है। और दूसरी चीज यहाँ पर, जब आप कृष्ण और धृष्टद्युम्न की बात कर रहे थे, मैंने कहीं भी इन पात्रों को बहुत चमत्कारिक बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने कोशिश की है कि जो प्राचीन कविता के तत्व हैं, उसके अंदर जो अंतर्निहित बिंब है, वो वास्तव में क्या और कैसे हो सकते हैं, उनको निकाल करके वो धागा खोलने की कोशिश की है। ये पूरी की पूरी मेरी योजना 6 खंडों में उपन्यास लिखने की है। पहले 2 खंड प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य के 2 खंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आखिरी के 2 खंड आधुनिक भारत का इतिहास। और आपके हाथ में जो किताब है वो उसका पहला भाग है, जो शुरू होता है महाभारत के काल से, लेकिन ये इसकी जो समाप्ति है वो मौर्यों के पतन के साथ तक जाकर समाप्त होती है। इसके बाद के जो दूसरा खंड है जो मैं लिख चुका हूँ, वो मौर्यों के पतन से आरंभ होता है और हमारी सल्तनत के युग तक उसकी समाप्ति होगी। जब मैं इसको पढ़ रही थी राजीव जी, तो एक चीज और मैंने देखी कि अशोक के चरित्र को आपने थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है। आई वुड से जो आपने दिखाया है, जो चीजें आपने लिखी हैं, उसको अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा नकारात्मकता भी अशोक के चरित्र में सामने आती है। तो मेरा आपसे जो सवाल था वो करने से पहले मैं 1-2 लाइन पढ़ना चाहूंगी पेज नंबर 292 पे, कि अशोक को सर्वदा अपराध बोध रहा कि राज्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करना उसे आवश्यक हो गया था। माता की हत्या और पिता के परायो जैसे व्यवहार ने अशोक के सोचने समझने की प्रवृत्ति में क्रूरता का समावेश कर दिया। ऐसे करते करते, ये तो मैंने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी हैं, आपने थोड़ा अलग चीजों को टच किया है, तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी है और उसको आप कैसे देखते हैं? बसंती जी, मैंने इतिहास के पात्रों को जैसे थे वैसे ही रखने की कोशिश की है। हर व्यक्ति के दोनों ही पहलू होते, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। उदाहरण के लिए तिष्यरक्षिता की कहानी वो बहुत महत्वपूर्ण है अशोक के चरित्र का समग्रीकरण करने। मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण है वो परवर्ती मौर्य रहे, लेकिन आप देखें कि उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है,
वो तिष्यरक्षिता के साथ ही रखती गई थी। अशोक ने बहुत उम्र में जाकर एक युवती तिष्यरक्षिता से विवाह किया और विवाह करने के बाद तिष्यरक्षिता को वो समय नहीं दे पाए। अशोक के जो पुत्र हैं कुणाल, उनके प्रति जो तिष्यरक्षिता का अपना एक आकर्षण था वो उस स्तर तक पहुंचा कि अंततः नकार मिलने पर तिष्यरक्षिता ने जी। कुणाल की आंखें निकलवा ली। कुणाल एक योग्य शासक हो सकते थे, लेकिन नेत्रहीन होकर कुणाल वो योगदान समाज को न दे पाए, बल्कि उनकी सत्ता के साथ साथ धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य अपने आप ही पतनोन्मुख होने लगा था। क्या तिष्यरक्षिता कुणाल की आंखें निकलवा देने के लिए जिम्मेदार नहीं थी? क्या जब हम अशोक का समग्र मूल्यांकन करेंगे तो उनकी महानताएं, लेकिन उनकी तिष्यरक्षिता, कुणाल और उनके साथ हुए घटनाक्रमों को पृथक पृथक करके देखेंगे? क्या हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना कि उनकी महानता को पोषित करता है? क्या हम यह सब भूल जाने का प्रयास करेंगे या नकार देंगे जिनके कारण बाद के इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने एक महान मौर्य वंश को धीरे धीरे पतन के रास्ते की ओर सरका दिया? मैंने कोशिश की है कि जितने संदर्भ मिले वे उसको सकारात्मक पात्र बनाते हैं अथवा नकारात्मक पात्र बनाते हैं, अथवा पाठक उसकी नव विवेचना करना चाहते हैं, वे स्वतंत्र है। राजीव जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो अब सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि आपने ऐसे कहा कि जैसा पात्र था मैंने उसको वैसे ही रख दिया। इतिहास वो नहीं है जो किताबों में पढ़ा जाता है। इतिहास वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मेमोरी के थ्रू, हमारी स्मरण शक्तियों, लोकोक्तियों और कहानियों के थ्रू ट्रांसफर होता है। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम इतिहासकारों की बात करते हैं, इतिहास को हम क्या कहें? ये इग्नोरेंस की वजह से जो गड़बड़ियां हुई बीच में, वो इग्नोरेंस था इतिहासकारों का, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं सधी हुई योजना थी कि एक अपने तरीके से, एक जैसा आपने लिखा है मैनिफेस्टो, या अपने जो मेरा एजेंडा है मैं उस एजेंडे के तहत करूं? बसंती जी, एक निर्धारित योजना, और ये योजना आज से नहीं, अंग्रेजों के दौर से चली आ रही थी। मैकाले मैक्स मुलर ने क्या किया हमारे इतिहास के साथ, उसके बाद जो इतिहास के लिए जो काम करने वाले लोग थे, जो संस्थाएं भारत के अंदर बनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कुछ खोजा उस क्या और कैसी विवेचनाएं की। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हम दक्षिण भारत के इतिहास की विवेचना करते हैं तो हम संगम साहित्य को साक्ष्य की तरह लेते हैं। चोल, चेर, पांडे राजा जो हैं, साक्ष्य समय के जो द्वितीय खंड में मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से सामने रखने की कोशिश की है। उन साहित्यिक साक्ष्यों से एक्सट्रैक्ट कर हमने पांडे, चोल, चेर राजाओं का पूरा इतिहास जो है सामने किया या बना लिया है। लेकिन ऋग्वेद से आरंभ कर महाकाव्यों के युग तक अनंत पुस्तकें मिलती हैं, और उन अनंत पुस्तकों में अनंत शासकों, उनकी पीढ़ियों, उनके कार्यों की जानकारियां मिलती हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि जानबूझ करके उनमें से अधिकांश को मिथक करार दिया। लेकिन जब एजेंडा सूट करता है तो हम उन्हीं में से 2-4 श्लोक कोट करते हैं। अर्थात ये कि पिक एंड चूज हमारे इतिहासकारों ने बहुत किया है, और वहीं पर उनका एजेंडा स्पष्ट होता है। जिसको आप कह रहे हैं कि मौखिक चला, जनजातीय समाज के बीच में आप जाएं, आदिवासियों के बीच में आप जाएं, उनके पुरखों का इतिहास कैसे उन तक पहुंच रहा है? वो लोक गीतों के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है, लोक कथाओं के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है। अगर उनके लोक गीतों का आप समग्रीकरण करके देखें और उनकी विवेचनाएं करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि उनका जो पूरा का पूरा इतिहास है उसी के अंदर समाहित है। और अगर इतनी सी बारीक बात हमारे इतिहासकार, हमारे लेखक, हमारे समाजशास्त्री नहीं जानते तो वो दरअसल हालमेल या एजेंडा का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। उनका उद्देश्य इतिहास बताना नहीं होता, उनका उद्देश्य समाजशास्त्र पर काम करना नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य विचारधारा विशेष का झंडा लहराते हुए मैनिफेस्टो के अनुरूप कार्य करना होता है। जी राजीव जी, बहुत सही बातें करी आपने, और अभी जितनी चर्चा हमने की है उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए। लेकिन सवाल से पहले पेज नंबर 321 है और द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद चलता है। यहाँ पर इस पे भी मेरा एक सवाल होगा राजीव जी से, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत ही प्यारा जो कॉन्वर्सेशन है, मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत, आप अंदर से बहुत आनंदित महसूस करेंगे। इतना अच्छे से लिखा गया है कि द्रौपदी कृष्ण से बात कर रही है और कहती हैं, और यहाँ पर एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृष्ण जो है वो द्रौपदी को कृष्णा कहकर संबोधित करते हैं। क्यों राजीव जी ने कृष्णा लिखा ये मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ। द्रौपदी कृष्ण से कहती है, कृष्ण सच कहना, क्या मैं सुंदर नहीं? तो कृष्ण कहते हैं, सत्य कह रहा हूँ कृष्णा, इस लोक में तुमसे अधिक रूपवती नहीं। यज्ञ की अग्नि में जो आभा होती है तुमसे प्रस्फुटित होती है। तो कान्हा तुम्हें मुझसे प्रेम क्यों नहीं हुआ? तो कृष्ण कहते हैं, तुमसे अथाह प्रेम है कृष्णा, परंतु रूप से प्रेम का कोई संबंध नहीं। प्रेम अपने आप में सुंदर भावना है। कृष्ण ने मोहिनी मुस्कान के साथ कहा, अर्थात प्रेम नहीं है? द्रौपदी इस तरह हंस पड़ी जैसे सैकड़ों मोगरे के फूल एक साथ झर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्णा तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जिसके सानिध्य में समय व्यतीत करना चाहता हूँ? प्रेम का शरीर से संबंध नहीं,
रुक्मिणी का हरण किया, उसे तो देखा नहीं था, उसकी भावना मुझ तक पहुंच गई। कृष्ण गंभीर हुए, अर्थात मुझे देखकर आपको प्रेम नहीं हुआ? द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ये जो पूरा संवाद लिखा गया है, जब हमारे पाठक इसके पढ़ेंगे तो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। हमने महाभारत बहुत पढ़ा, बहुत चीजें पढ़ी हैं, बहुत टीकाएं पढ़ी होंगी, बहुत कहानियां पढ़ी हैं, बचपन से लेके आज तक बहुत सीरियल्स देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का जो कॉन्वर्सेशन, इतना प्यारा कॉन्वर्सेशन, ये दोस्तों आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो कॉन्वर्सेशन खत्म होता है, इसमें कृष्ण द्रौपदी की तुलना सुदामा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो मतलब तुमसे मुझे प्रेम तो है, लेकिन जैसा सुदामा से है। तो वो कहती है, अच्छा तुमने भी तुलना किससे की? चनाचोर से। उसके बाद में एक जगह पर द्रौपदी कॉन्वर्सेशन को खत्म करती है और कहती है कि समझ गई कृष्ण, रुक्मिणी होने से तो सुदामा बनना उचित है। इस एक लाइन को अगर मैं लिखने बैठूं तो मैं इसको बहुत लंबा परिभाषित कर सकती हूँ। राजीव जी, ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है, इससे मैं जानना चाहूंगी कैसे आपके दिमाग में आया? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। आप जब उस उपन्यास को पढ़ रहे होंगे और महाभारत का जब प्रसंग देख रही होंगी, तो इसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर मेरे मुख्य पात्र नहीं है। इस उपन्यास जी। में दो मुख्य पात्र हैं, कृष्ण और शकुनी। और शकुनी। मैंने यहाँ नायक और खलनायक दो मुख्य पात्रों का, जिनके इर्द गिर्द मेरी महाभारत चल रही है। शकुनी भी अपने समय की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, नकारात्मक तरीके से, उद्देश्य अलग था। कृष्ण भी अपने ही समय की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, सकारात्मक तरीके से, उद्देश्य अलग था। दोनों ने सही और गलत दोनों ही माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्य अलग अलग थे। अब हम बात करते हैं कृष्ण और कृष्णा की। कृष्णा या द्रौपदी एक ऐसा पात्र है, यदि वे नहीं होती, यदि उन्होंने अपना संबल नहीं दिखाया होता, यदि उन्होंने स्त्री विमर्श के तौर पर, जो एक प्रतीक के तौर पर अपने आप को खड़ा न किया होता, अपने केस न खुले छोड़ दिए होते, तो आज के युग ने भी ऐसा कोई उदाहरण अपने सामने देखा ना होता। कृष्ण अनावश्यक किसी पात्र के जीवन में नहीं है, इसलिए कृष्ण जिनके साथ भी खड़े हुए, वे महत्वपूर्ण हैं उस समय के लिए, और इसलिए कृष्णा महत्वपूर्ण होंगी। संभवतः कृष्ण पहले से ये जानते थे। पहले भी कहा बसंती जी कि जब मैं इन पात्रों को गढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि लेखक परकाया प्रवेश करता है, और जब परकाया प्रवेश करता है तो वो उन संवादों को सोचने की कोशिश करता है कि क्या बातचीत हो रही होगी। तो मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके की विवेचनाएं करते हैं, तो इस तरीके के संवाद जो है निकल करके सामने आते हैं, और मुझे लगता है कि वो आज के समय को भी स्पर्श करते हैं। जी। आपके माध्यम से पाठकों तक जो है ये पूरा का पूरा अंश पहुंचा, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजीव जी, हम लोग अभी अगले 2-3 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आखिरी से पहला सवाल है सेकंड लास्ट। तो सवाल ये है, मैं समझती हूँ किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बड़ा आसान है कि आप एजुकेशन बर्बाद कर दो। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इतिहास एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे हम अपने कल्चर से और अपनी संस्कृति, अपने देश से जुड़ पाते हैं। इतिहास को बर्बाद किया गया, इतिहास को एजेंडे के तहत लिखा गया। आपका ये उपन्यास कितना एक्सेप्ट किया जा पाएगा उन लोगों के बीच में? बसंती जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि वामपंथ एक समूह है, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। 2010 या 11 की बात है, मेरी एक वामपंथी मित्र हैं, कोई उनके साथ बहस हो गई, तो उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा दिया कि मैं फलाना पत्रिका में छपता हूँ, ठिकाना पत्रिका में छपता हूँ, यहाँ छपता हूँ, यहाँ पर मेरी बात आती है, ये लोग मेरी समीक्षाएं करते हैं, आप अपना बायोडाटा बताओ। तो मैंने उनको यही बात की कि लेखक होने के लिए ना, ये जो सूची है और ये जो बायोडाटा है, ये आवश्यक नहीं है, अब इसको ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए। मैंने क्या लिखा और मेरे पाठक ने क्या समझा, ये मेरे और मेरे पाठक राइट। के बीच का संवाद होना चाहिए। और आज से 10 साल पहले प्रशांति जी, क्या हम सोच सकते थे कि हम इतने आसानी से इस तरीके से आमने सामने विमर्श कर सकेंगे और उसको हजारों लोग सुन रहे होंगे? तो आज सोशल माध्यम ने हमको वो सुविधा दी है, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी मठ कही जाने वाली पत्रिकाएं या मठ कहे जाने वाले संस्थान नहीं देते। अब भी जो वामपंथी खेमा है, वो उन्हीं मठों और उन्हीं संस्थाओं से जो है अपने सर्टिफिकेट ले रहा है और सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है, लेकिन समय बदल गया है। मैं आपको बदल बताऊं गया। कि ये किताब को पढ़ने के बाद मेरे पास छत्तीसगढ़ से एक महाविद्यालय से प्राध्यापिका का फोन आया, और उन्होंने फोन करने के बाद मुझे कहा कि राजीव जी, इसमें जो प्रोफेसर कुमुद है ना, वो मैं हूँ। और मुझे इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि कोई प्राध्यापिका जो है उस उपन्यास को पढ़ रही है, उस प्रोफेसर के साथ रिलेट कर रही है, जो अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि इतिहास कैसा होना चाहिए, इतिहास को किस तरीके से समझा जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं, और वो इस बात के लिए जो है बार बार मुझे इंसिस्ट करते हैं कि सर दूसरा खंड कब आ रहा है, दूसरा खंड कब आ रहा है। और यही जो है मैं अपनी सफलता मानता हूं कि कम से कम जिसने भी इसको पढ़ा है वो इससे जुड़ा तो है। मान लिया जाता है कि ये वामपंथी नहीं है, ये निरपेक्षता से लिख रहा है या विचार की किसी दूसरी धारा से लिख रहा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस एक खास जो मठाधीशों के बीच में कभी बन नहीं पाती है। खास पत्रिकाएं उस पर कोई समीक्षा नहीं लिखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इग्नोर होने की जगह ऐसी गोष्ठियों को, ऐसे
अखबारों को, ऐसी पत्रिकाओं को इग्नोर करने की जरूरत है। मैंने ये बात आमचो बस्तर पुस्तक में भी देखी है। पाठकों ने हाथों हाथ उसको स्वागत किया, जबकि उसके बारे में कोई समीक्षक ने समीक्षा लिखने की जद्दोजहद नहीं उठाई थी। छोड़िए वो ये मोह कि कौन सा मठ और कौन से मठाधीश आपको अपना ठप्पा लगा के देते हैं। हमको पाठकों से संवाद करना है, हमको पाठकों से जुड़ना है। क्या फायदा इन मठों और मठाधीशों का ठप्पा लेकर? ये भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इनका दौर भी चला गया और इनका दौर अब सोशल माध्यमों के इस समय में लौट कर आने वाला भी नहीं है। मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है, अगला खंड कब आएगा? और दूसरी बात ये है कि जो बायोडाटा पूछते हैं उनको हम लोगों तक भेज दीजिएगा, हम समझा देंगे कि नौकरी करते हुए इतना कुछ रिसर्च के साथ, मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत एडमायर करती हूँ दोस्तों राजीव जी को, क्योंकि नौकरी करने के साथ साथ इतनी रिसर्च के साथ लिखना, चाहे वो उपन्यास ही क्यों ना लिखा गया हो, वो फिक्शन नहीं है। फिक्शन मैं लिख सकती हूँ बैठ के एक कमरे में 1 महीने के अंदर, लेकिन आपको जब ऐसे उपन्यास लिखने होते हैं, किताबें लिखनी होती है, आमचो बस्तर लिखना होता है, लाल अंधेरा लिखना होता है, तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समय निकालना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और तब आप ऐसा कुछ लिख पाते हैं। तो जो लोग बायोडाटा पूछते हैं, मुझे लगता है उनका बायोडाटा तो अब आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी बहुत जल्दी ही, और उसके लिए अगली जनरेशन की जरूरत नहीं है। आजकल 5 साल में 7 साल में जनरेशन बदल जाती है। तो राजीव जी, पाठकों को बताइए कि अगला अगला भाग कब आ रहा है, और फिर हम लोग अगली चर्चा में मिलते हैं। कि मैं अगला खंड लगभग लिख चुका हूँ। आखिरी के मुझे लगता है 20-25 पन्ने और लिखे जाने हैं, और वो उपसंहार है उसको मैं बहुत बारीकी से लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद सल्तनत का युग शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले तक का जो है पूरा समग्रीकरण है, और मेरा प्रयास ये है कि जनवरी तक ये पाठकों के हाथ में आ जाए। दूसरा, आपने मेरी दिनचर्या के बारे में पूछा, तो ये सच है कि मैं कम से कम 4 घंटे लेखन को रोज देता हूँ, कई बार उससे भी बहुत ज्यादा। बढ़िया। मैं लिखने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी बिल्कुल। अपना समय निकालता हूँ। प्रशांति जी, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे किताब, और मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैं इससे बिल्कुल। समझौता नहीं करता कि मैं 4 घंटे नहीं लिख पाया। मैं ये काम बिल्कुल। जरूर करता हूँ कि जो करना है और जो पढ़ना और लिखना है उसको मैं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। दोस्तों, हम अपनी बात को यही खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बोलूंगी, ऐसी किताबों को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है, ऐसी किताबों को पढ़े जाना जरूरी है, उनको समझा जाना जरूरी है, और उनके बारे में शेयर करना जरूरी है। तो राजीव जी, थैंक यू सो मच। आप जितने भी लोग हम दोनों लोगों से जुड़े, यहाँ पर हमें सुना, मैं लिंक शेयर करूंगी अमेजोन का, जहां से आप मंगा सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, राजीव जी का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी बुक में ही। थैंक यू सो मच, सबका अभिनंदन, आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।